नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपका रिपोर्टर में हम आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं 4 बड़ी खबरों की। 5 बजे की 4 बड़ी खबरों की बात करते हैं। बात होगी एक पेड़ मां के नाम अभियान की। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। सीएम साय ने पीपल का पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है, और इसी के साथ ही 3 करोड़ से ज्यादा पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जाएंगे इस अभियान के तहत। और इसके बाद हम बात करेंगे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुंबई जाने वाले हैं निवेश के लिए। निवेशकों से मुलाकात होगी, उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। इन्वेस्टर समिट को लेकर उनका ये मुंबई दौरा काफी खास माना जा रहा है। बात होगी छत्तीसगढ़ में डरा रहे डायरिया की भी। छत्तीसगढ़ के कई जिले ऐसे हैं जो डायरिया से प्रभावित हैं। यहां पर डायरिया पैर पसार रहा है, कंट्रोल में नहीं है। अब तो डायरिया से मौतें भी होने लगी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि अब डायरिया डरा रहा है। उधर छत्तीसगढ़ में ही इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। एक बड़ी सफलता एक बार फिर से जवानों के लिए। तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं, लेकिन सबसे पहले अब बात कर लेते हैं रायपुर में शुरू हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान की। जी हां, अभियान का आगाज हो चुका है। पौधारोपण अभियान का आगाज हो चुका है। सीएम साय ने पौधारोपण कर दिया। अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 85 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत फूल और फलदार पौधे लगाए जाने हैं, और इसकी शुरुआत की है सीएम विष्णुदेव साय ने। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीपल का पेड़ लगाया है, पौधा लगाया है, और इसी के साथ ही एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण का आगाज हो गया है, अभियान का आगाज हो गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी कि एक पेड़ अपनी मां के नाम जरूर लगाएंगे। मध्य प्रदेश में इसका आगाज हो चुका है, अब छत्तीसगढ़ में भी इसका आगाज हो चुका है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी रायपुर से खोमन साहू जुड़ गए हैं। खोमन, एक बेहद अच्छी पहल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हो चुकी है। आज से छत्तीसगढ़ में भी और 3 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। बेहद अच्छी पहल पर्यावरण संरक्षण के लिए। निश्चित तौर पर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री के अपील के बाद ये अभियान के तौर पर हो गया है, अब ये अभियान नहीं रह गया है सुमित, ये जन अभियान हो गया है। जिस तरीके से आपने देखा था गर्मी के दिनों में किस तरीके से गर्मी का प्रकोप लोगों को सहना पड़ा था, यही कारण है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश के लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं, और हर एक व्यक्ति अब चाह रहा है कि अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाए और पेड़ का जो है वो देखभाल करे। और यही कारण है कि आज छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान का शुरुआत हुआ। वन विभाग अकेले 4 करोड़ पेड़ लगाने वाला है। इसके अलावा जो महिला बाल विकास है उनको अलग तरीके से जिम्मेदारी दी गई है। महिलाओं को जो महतारी वंदन योजना के तहत जिनको राशि प्रदान की जाती है वो महिला जो है एक पेड़ लगाने वाली है। तो अलग अलग तरीके से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, और यही कारण है कि और कहीं ना कहीं इस अभियान से पूरे समाज में, पूरे देश में ये मैसेज भी जाएगा खोमन कि विकास की दौड़ में अगर पेड़ काटे भी जाते हैं तो पेड़ लगाए भी जा सकते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इतने बड़े अभियान की शुरुआत कर दी है पूरे देश में। देखिए, निश्चित तौर पर सुमित, क्योंकि इस अभियान के तहत जिस तरीके से पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये अभियान नहीं रह गया है, ये जन अभियान हो गया है। क्या महिला, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या युवा, तमाम लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं और अपनी एक पेड़ माँ के नाम से लगा रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है, और जो पेड़ लगाए जा रहे हैं सुमित, इसका फायदा आने वाले दिनों में हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि किस तरीके से हम देख रहे हैं कि अलग अलग निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को इसका फायदा जरूर होगा। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम ये। बहुत शुक्रिया आपका खोमन, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। बात हो जाए बलरामपुर की बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी से किस कदर समझौता किया जा रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली है। वाड्राफ नगर ब्लॉक के ग्राम लोधी में सरकारी राशन दुकान में सड़ा हुआ चावल लगभग 10 परिवारों को दे दिया गया। क्या है हालात, इस रिपोर्ट में देखिए पहले। बलरामपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली खाद्य सामग्री की क्वालिटी से किस कदर समझौता किया जा रहा है, इसकी एक बानगी वाड्रफ नगर ब्लॉक के ग्राम लोधी में देखने को मिली।
सरकारी राशन दुकान में सड़ा हुआ चावल लगभग 10 परिवारों को दे भी दिया गया। दरअसल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते दरों पर सरकारी राशन दुकानों में खाद्यान्न सामग्री दी जाती है। इस योजना में किस कदर लापरवाही बरती जा रही है, इसका एक उदाहरण बलरामपुर जिले वाड्रफनगर के लोधी गांव में देखने को मिला। लोधी गांव के सरकारी राशन दुकान में इस महीने सड़ा हुआ चावल का लाट भेजा गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान में उपलब्ध चावल खाने योग्य भी नहीं है और चावल से एक अजीब तरह की दुर्गंध भी आ रही है। खराब चावल, भीगा हुआ चावल, थोड़ा वो झढ़ा बंधा गया है। उस चावल को हम लोग खाएंगे तो बीमारी पकड़ेगा और इसमें हम लोग नहीं खाएंगे इस चावल को। हमारे गांव में चावल आया है वो बहुत गंदा आया है। वो शासन बढ़िया चावल भेज रहा है तो ये गंदा कैसे यहाँ मिल रहा है चावल। पानी पड़ा हुआ है, ये सब पूरा झंडा बंधाया हुआ बड़ा बड़ा, कोई पब्लिक खा कर सब गंदगी बीमारी फैला देगा। प्रदेश में गरीबों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने की इस योजना की जिम्मेदारी नागरिक आपूर्ति निगम के द्वारा की जाती है। नागरिक आपूर्ति निगम की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई कि आमजनों को अब सड़ा हुआ चावल भी दिया जा रहा है, जिसे हितग्राही लेने से भी कतराने लगे हैं। अब पीडीएस संचालक को भी सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। कुछ खराब चावल भेजा हुआ निकला, उसको अधिकारियों से वो पूछा तो एक साइड करवा दिया सब। जिले की लगभग आधी से ज्यादा आबादी सरकारी राशन दुकानों में दी जाने वाली खाद्यान्न सामग्रियों जैसे चावल, चना दाल, शक्कर और नमक पर भी निर्भर है। ऐसे में जन कल्याणकारी योजना में इतनी बड़ी लापरवाही ने जिम्मेदारों के दावों की पोल खोल कर रख दी है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने इस पूरे मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। जितने भी पीडीएस की दुकानें हैं उसको एक बार हम चेक कर लेंगे और किसी दूसरी दुकान में भी गया हो, ऐसे जितने भी दुकानों में इस प्रकार की चावल गुणवत्ता युक्त नहीं होंगे तो डीएम नान से हम उसको चेंज करवा देंगे। आज ही अभी फूड ऑफिसर को और एसडीएम को इन दुकानों के संबंध में अवगत करा देंगे। अब आप ही सोचिए कि जहां लोगों का जीवन सरकार के दिए हुए राशन से चल रहा हो, वहां लोगों को सड़ा हुआ राशन बांटना क्या उनकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं है? लेकिन जिस तरह की लापरवाही सिस्टम ने बरती, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। क्या है जमीनी हकीकत समझने के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी नंद कुमार कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नंद कुमार, सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार लोगों के फायदे के लिए, जनता के फायदे के लिए, लेकिन इन योजनाओं पर किस तरीके से पलीता लगाया जा रहा है, इसकी बानगी हमें देखने को मिली है वाड्रफनगर में। सुमित, मैं इस मामले में आपको बताना, सरकार की एकमात्र यही योजना जो है जो सीधे गरीबों तक आकर पहुंचती है, लेकिन अब ये योजना भी सरकार की फेल साबित होती जा रही है। जैसा कि आप बलराम वाड्रफनगर के लोधी ग्राम पंचायत में देख रहे हैं, जहां 10 परिवारों को सड़ा हुआ राशन दे दिया जाता है। उसके बाद कई ग्रामीण विरोध करते हैं। इसके बाद पीडीएस जो संचालन है उनके द्वारा अधिकारियों से बात किया है तो वो जो खाद्य सामग्री जो है हालांकि वापस कर दी जाती है, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा और कितने राशनों दुकान है, कितने ऐसे दुकानों तक हो गया होगा। हालांकि कलेक्टर इस मामले में जांच करके कार्रवाई करने के लिए बोलने के लिए किए हैं। ठीक है नंद कुमार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसले के बाद प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई। सरकार अब जैम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी करेगी। कैबिनेट में फैसला आने के बाद सियासी बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही है। आखिर क्यों हो रही है इस पर सियासत, उसे समझने के लिए एक खास रिपोर्ट देखें हमारी। छत्तीसगढ़ में सरकारी सामानों की खरीदी अब तक CIS-DC के माध्यम से की जाती थी। पिछली सरकार ने जैम पोर्टल के माध्यम से खरीदी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीते दिनों प्रदेश में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछली सरकार के फैसलों को पलटकर जैम पोर्टल से खरीदी का फैसला लिया गया। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया है कि जैम पोर्टल से खरीदी होने से भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अनियमितता और भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। हिंदुस्तान में कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो कांग्रेस तो इस देश के अंदर में भ्रष्टाचार की जननी है। देश की आज़ादी के बाद से इतने बड़े घोटाले जो उनके माथे पर चिपके हैं, इतिहास में दर्ज हो चुके हैं कि कांग्रेस ने इतने बड़े बड़े घोटाले किए हैं।
इसलिए उनको लगता है कि सामने वाला भी यदि कोई है सरकार में है तो वो भी घोटाले कर रहा है। हम तो हर एक जो गलत चीज़ें थी, जो भ्रष्टाचार का कारण बनता था, उसको हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। आरसी का विषय जो सामने आया है, जेम पोर्टल के माध्यम से करेंगे। कैबिनेट में CIS-DC के रेट कॉन्ट्रैक्टर को निरस्त किए जाने के फैसले के बाद विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू है। हम दो हमारे दो की नीति में सरकार चल रही है। हमारी सरकार ने CSI-DC के माध्यम से छोटे व्यापारियों को ध्यान दिया। वहीं कांग्रेस का बयान सामने आने के बाद अब बीजेपी ने भी जमकर हमला बोला है। 7 महीना का कार्यकाल में पूरी तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार फेलियर है। चाहे अपराध के मामले में देखें, चाहे योजनाओं के मामले में देखें, सिर्फ कांग्रेस की सरकार की योजनाओं को बंद करना और नाम बदलने के समय कुछ नहीं है। सरकारी सामानों की खरीदी को लेकर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। नई सरकार ने पहले की सरकार के फैसले को पलट दिया है। अब प्रदेश में जेम पोर्टल के माध्यम से सरकारी सामानों की खरीदी होगी। ऐसे में सियासत भी लाजमी है। अब देखना होगा कि भ्रष्टाचार को रोकने सरकार का ये कदम कितना सही साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की सरकार की कोशिश है, सरकार की पहल है। पहले के फैसले को पलट दिया है। साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया और इस फैसले पर सियासत भी हो गई है। जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी करने की तैयारी में है अब सरकार। एक बड़ा फैसला है सरकार का, और बड़ा फैसला जब होता है तो प्रदेश में सियासत भी हमें देखने को मिलती है। वैसा ही कुछ हो रहा है। कैबिनेट में फैसला आने के बाद सियासी बयानबाजी आपने सुनी ली, देख ली, जमकर देखने को मिल रही है। सियासी बयानबाजियां भ्रष्टाचार पर हालांकि लगाम लगाने के लिए सरकार का ये महत्वपूर्ण फैसला, और साय कैबिनेट बैठक में फैसला ये ले चुकी है कि अब जेम पोर्टल के माध्यम से शासकीय खरीदी की जाएगी। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी रवि मेरी हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। रवि, सरकार की कोशिश है भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की, लेकिन इस पर सियासत हो रही है क्योंकि पुराने फैसले को पलटा गया है। देखिए सुमित, जब भी सरकार बदलती है तो पुरानी व्यवस्थाओं को बंद किया जाता है। इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार ने पुरानी व्यवस्था जो कि भूपेश बघेल सरकार में की गई थी, उस व्यवस्था को बंद करके अब जेम पोर्टल के जरिए से सरकारी सामानों की खरीदी करने की व्यवस्था शुरू की गई है। तो इस पर सियासत हो रही है। सियासत क्यों हो रही है वो भी आपको समझा देते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस जेम पोर्टल के जरिए से राज्य के व्यापारियों को अलग कर दिया जाएगा। राज्य के व्यापारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा, बाहर के व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा। ये कांग्रेस का आरोप है। लेकिन सरकार की तरफ से तर्क दिया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचारी है, जो इसमें गड़बड़ी करते थे, जिनको भ्रष्टाचार करते थे, उनको हटाने की कोशिश के लिए जेम पोर्टल के जरिए से, पारदर्शी माध्यम के जरिए से अब खरीदी करने की व्यवस्था की गई है। तो सियासत तो होती रहेगी, लेकिन सरकार ने फैसला ले लिया है। तो अब छत्तीसगढ़ में जेम पोर्टल के जरिए से ही सभी सरकारी सामानों की खरीदी की जाएगी। सुमित, ठीक है रवि, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। तो अब जेम पोर्टल के जरिए ही शासकीय खरीदी सरकार करने जा रही है। कोशिश यही है कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात होगी बिलासपुर में डरा रहे डायरिया की, क्योंकि डायरिया से अब 2 लोगों की जान भी चली गई है। पहले आपको खबर बताते थे हम कि मरीज मिल रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं, लेकिन अब जान भी जाने लगी है। डायरिया अब जानलेवा होने लगा है, बन गया है। 40 मरीज अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं अपना, डायरिया से पीड़ित है। जो बता दें कि 2 लोगों में बिल्हा की रहने वाली एक 19 वर्षीय लड़की की भी मौत हुई है। 2 लोगों की जान गई और उनमें से एक 19 साल की लड़की भी है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बेहतर सुविधा की व्यवस्था बना रहे हैं, लेकिन जो डायरिया है वो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा। रतनपुर और कोटा क्षेत्र में डायरिया लगातार फैलता ही जा रहा है। हर रोज मरीज सामने आते हैं, हर रोज मरीज सामने आते हैं, और जो मौतें अब हो रही हैं, 2 लोगों की जान चली गई है, वो डराता है। अब क्या हालात हैं डायरिया को लेकर वो जानेंगे। सीधे बिलासपुर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी आशीष दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर लाइव। आशीष, हम कह रहे हैं कि अब डायरिया डरा रहा है। डरा इसलिए रहा है क्योंकि पहले मरीज मिला करते थे, लेकिन अब तो मौतें भी होने लगी। चिंता का विषय। सुमित, अब डायरिया डरा नहीं रहा है, अब दुख और दर्द देने लगा है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बताता हूं पूरी डिटेल के साथ में कि एक 19 साल की नेहा धीवर नाम की युवती और दूसरा जो है एक 45 साल का पुरुष जो है हीरा लाल,
ये मदनपुर के रहने वाले हैं और इनके गांव में जो है गंदगी का आलम जो है कई सालों से है। नगर पंचायतें हैं, नगर निगम है, उनके अफसर जो है सफाई को लेकर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है, बारिश शुरू होने के बाद जो है इंतज़ार करते हैं कि कब डायरिया होगा तो कब जो है वो इंतज़ाम बनाएंगे, व्यवस्थाएं बनाएंगे। पानी की किल्लत, कहाँ से पानी आ रहा है, क्या पी रहे हैं, कहाँ से पाइपलाइन जो है लीकेज है, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप समझिए कि किसी के पास कोई प्लान ही नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है सुमित, 2 लोगों की मौत के बाद आंखें खुली है स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम की, और फिलहाल तो हरकत में आए हैं अधिकारी, लेकिन क्या हम बार बार जो सवाल उठा रहे हैं आशीष, आप कह रहे हैं कि माध्यम से कि किसी भी तरह से डायरिया को कंट्रोल में करने के लिए आपने एक लाइन कही, आपने शब्द कहा कि कोई प्लान नहीं है, तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? स्वास्थ्य विभाग की टीम कुछ कर नहीं रही है क्या? कंट्रोल में कैसे आएगा डायरिया फिर? बिल्कुल सुमित, एक सवाल जो हम आप लगातार 4 दिन से कर रहे हैं, डायरिया फैला, और हम रोज ये खबर दिखाते हैं कि क्या प्रशासन को किसी की मौत का इंतजार है डायरिया फैलने के लिए? हम 4 दिन से आज 109 लोग इससे प्रभावित हैं। कल तक 40 थे, उससे पहले 30 थे, उससे पहले 20 थे। तो ये डायरिया आखिर फैल क्यों रहा है? कंट्रोल में होता तो क्या मौतें होती? कई ऐसे सवाल हैं जो आज भी लोगों के जेहन में कौंध रहे हैं। बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है सुमित कि प्रशासन आखिर क्यों तब जागता है जब किसी की मौत होती है। डायरिया के बाद मलेरिया का मौसम आने वाला है, फाइलेरिया का मौसम आने वाला है, तो ये इंतजाम पहले आखिर क्यों नहीं कर लिए जाते हैं? क्यों क्लोरीन पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और तमाम जो चीजें हैं जो गांव में बांट देनी चाहिए पहले से, बात ये होती क्यों है पाइपलाइन नहीं बदली जाती? जबकि इस मामले को लेकर स्थिति बनती है, बीमारियों को लेकर हर साल यही हालात बनते हैं। जब मौतें हो जाती हैं तब आंखें खुलती हैं, नींद खुलती हैं, तब आनन फानन में फैसले लिए जाते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि डायरिया को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ प्लानिंग स्वास्थ्य अमला करता है, विभाग करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका आशीष, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं अब कवर्धा के वनांचल ग्राम सोनवाही में डायरिया फैल रहा है। यहाँ पर भी डायरिया फैलता जा रहा है। 3 दिनों के अंदर 2 लोगों की यहाँ पर ही मौत हो गई है। पहले भी फूड पॉइजनिंग से कुछ लोगों की जान यहाँ पर जा चुकी है। 1 महीने के अंदर डायरिया से अब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। कवर्धा में भी डायरिया फैल रहा है, पैर पसार रहा है। कवर्धा के वनांचल ग्राम सोनवाही में डायरिया पूरी तरीके से फैल चुका, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। 3 दिन के अंदर 2 लोगों की मौत हुई। पहले यहाँ पर फूड पॉइजनिंग से कुछ लोगों की जान चली गई थी, पहले भी जान जा चुकी है कुछ लोगों की। यहाँ पर 1 महीने के अंदर डायरिया से अब तक 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। एक तरफ बिलासपुर में 2 लोगों की जान चली गई है, वहीं कवर्धा में भी 3 लोगों की मौत हुई है और 1 महीने के अंदर 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में डायरिया अब डराने लगा है। कई जगहों पर तो दुख और दर्द दे रहा है क्योंकि मौतें भी होने लगी हैं। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी की, तोड़फोड़ और आगजनी का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में एक और गिरफ्तारी हुई। मोंगेली का रहने वाला है आरोपी कुलदीप राय। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को हाथ में पत्थर उठाए तोड़फोड़ करते हुए देखा गया साफ तौर पर। अब तक बलौदाबाजार हिंसा में कुल 159 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अजय यादव, हमारे साथ जुड़ गए हैं बलौदाबाजार से लाइव, सीधे उन्हीं से अपडेट लेंगे। अजय, पुलिस ने साफ कह दिया था, साफ सख्त लहजे में कह दिया था कि एक एक आदमी को बख्शा नहीं जाएगा, जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज मतलब अभी भी खंगाले जा रहे हैं। 159 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, एक और नई गिरफ्तारी। जी, मैं बता दूं कि बलौदाबाजार मामले में जो 10 जून की जो घटना थी, उस मामले में जो है पुलिस बहुत एक्शन मूड में है और निरंतर अभी गिरफ्तारी जो है वो जारी है। वही हम बता दें कि ये 158 लोगों की जो है गिरफ्तारी हो चुकी थी। वही आज एक और की गिरफ्तारी हुई है। वही हम बता दें कि ये जो है बलौदाबाजार जो पुलिस है वो निरंतर जो है वो कार्रवाई कर रही है। वही हम कुलदीप राय जो मुंगेली निवासी है, कुलदीप राय को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। वही पुलिस जो है उनको जहाँ घटनाक्रम था, घटनाक्रम लेके गई, कहाँ पे क्या बोलते हैं, कहाँ पे बलौदाबाजार हिंसा मामले को लेकर पुलिस का एक्शन लगातार जारी है, आगे भी जारी रहेगा। आगे भी और भी गिरफ्तारियां हम देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद अजय, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। हाई टेंशन तार के नीचे टावरों के आसपास करंट के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी।
कहा है केंद्र सरकार से कि किसी भी कंपनी को सिर्फ लाइसेंस देकर जवाबदारी से नहीं बच सकते आप। बता दें कि बिलासपुर में विस्तार न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि हाई टेंशन बिजली तार के चलते कई गांव में ग्रामीणों और मवेशियों की जान को खतरा है, जिसके डर से ग्रामीणों ने हजारों एकड़ में खेती बंद कर दी, जिस पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर इसकी सुनवाई की और काम पूरा करने वाली जबलपुर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से इन जगहों पर इंजीनियर्स को भेजकर पूरी जांच कराने के निर्देश दिए। अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे आशीष दुबे बिलासपुर से जुड़ गए हमारे साथ। आशीष, हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि लाइसेंस देकर आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। जी सुमित, बिल्कुल जो है हमारी जो टैगलाइन है विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल, यही तो आवाज़ उठाते हैं हम जो केंद्र तक पहुंच रहे। सोचिए उन ग्रामीणों की आवाज़, उन गरीबों की आवाज़ जिनकी आवाज़ कई सालों से कोई सुनने को तैयार नहीं था। उन गांवों का हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया था। 8 से 10 गांव करंट की जद में है। नाम बताता हूं, मदनपुर, भरारी, सेंदरी और इसके आसपास के कई और गांव। और सोचिए कि उनके घरों में जो है करंट का प्रवाह कितना तेज होगा कि उन्हें जूते पहनने पड़ रहे हैं। हमने वीडियो में दिखाया, तस्वीरों में दिखाया कि कैसे लोग अपने आप को बचा रहे हैं उन करंट से। और हमारी खबर के बाद जो है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जो है एक स्थानीय मीडिया में प्रकाशित खबर को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद जो है बिजली के अधिकारियों को, शासन को, इसके अलावा जो पावर ग्रिड कंपनी को चलाने वाले लोग हैं उनको नोटिस भेजा गया। मामले में जवाब मांगा गया। मामले में 2 पेशी हो चुकी है। 10 जुलाई यानी कल एक पेशी हुई है और इसी मामले में जो है जवाब सरकार ने अपनी तरफ से रखा है। लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें यह कहा है केंद्र सरकार को कि आप जो है सिर्फ यह कह के नहीं बच सकते कि आपने लाइसेंस दिया है, आप उन चीजों को जमीन पर अमल में लाइए जो जरूरी है, जिससे लोगों की जान को खतरा है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था वहां कही नहीं गई बने। है और हाईकोर्ट की तरफ से आशीष बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। अब बात होगी दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता की, जहां घर वापसी अभियान के तहत 1 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली एसपी गौरव राय के सामने सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हो गए। नक्सलियों पर हत्या, आगजनी, रैकी करना, पोस्टर बैनर लगाना जैसे कई आरोप थे। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और घर वापसी अभियान के तहत 1 लाख के इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया। 2 इनामी माओवादियों सहित कुल 3 माओवादियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उपरोक्त 3 माओवादियों में से एक मेहता आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष कुंजामी मुका एवं मेहता आरपीसी मिलिशिया कमांडर माडवी मुया, इन दोनों के ऊपर 1-1 लाख का इनाम घोषित है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर। संजय, बड़ी सफलता हम कहेंगे, एक तरफ लगातार कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी ओर नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सरकार इस वक्त जो है 2 मोर्चों पे नक्सलियों के खिलाफ लड़ रही है। पहला ये है कि लगातार नक्सलियों के आधार इलाकों में ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं, लेकिन दूसरी ओर वहीं गृह मंत्री खुद नक्सलियों से कहते हैं कि आप वापस मुख्य धारा में शामिल होइए, आप खुद बताइए आप अपनी समर्पण नीति में क्या कुछ चाहते हैं। और इसी का असर है कि दंतेवाड़ा जिले में ही 189 नक्सलियों ने लोन रवाटू योजना के तहत अब तक समर्पण किया है। तो ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है और ये सरकार और पुलिस की सफलता दिखाता है। और साथ ही क्योंकि इस इलाके में पिछले 4 दशकों से नक्सलवाद का दंश जो बस्तर की जनता झेल रही है, ऐसे में अब फोर्स और शासन ने ये तय कर लिया है कि 2 मोर्चों पे ही लड़ना पड़ेगा। पहला कि ऑपरेशन तेज करिए, दूसरा आप नक्सलियों को प्रोत्साहित करिए कि वो वापस मुख्यधारा में शामिल हों। तो इसी का असर है सुमित कि लगातार नक्सली मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। फरवरी 2025 में भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS की ब्रांडिंग मोहन यादव सरकार करेगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ब्रांडिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। ब्रांडिंग के लिए पहला स्थान चुना गया है मुंबई को, जहां 13 जुलाई को इंटरेक्टिव सेशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें MP के उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है और मुंबई के उद्योगपतियों के साथ ही उनका संवाद कराकर MP में निवेश सेक्टर्स की जानकारी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए साल 2025 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है। फरवरी 2025 में भोपाल में इन्वेस्टर्स
मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन प्रस्तावित है। GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग के जरिए मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को संसाधनों पर देश के अलग अलग शहरों में इंटरैक्टिव सेशन आयोजित किए जा रहे हैं। एक बेहद ही महत्वपूर्ण पहल है यहां पर सरकार की। इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे राजधानी भोपाल का। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंचल, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार का महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट और एक और कदम आगे बढ़ा दिया है अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई दौरे के साथ ही। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार रोजगार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 20 वर्षों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ऐसे में लगातार लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, नए रोजगार के अवसर यहाँ पर उपलब्ध हो सके, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है और उसी प्रयास के तहत 13 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुंबई जा रहे हैं और मुंबई में वहाँ उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और मध्य प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए उन्हें निमंत्रण देंगे, क्योंकि फरवरी 2025 में इन्वेस्टर्स मीट भी होनी है और ऐसे में इससे पहले ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि जो व्यापारी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, उन्हें कहीं ना कहीं प्रदेश जो है तो निमंत्रण देगी, आमंत्रण देगी और उन्हें वो सारी सुविधाओं को देने के लिए उस पर बात भी होगी कि अगर कोई यहाँ पर अपना रोजगार, अपना यहाँ पर उद्योग लगाना चाहता है तो लगाए। इससे कहीं ना कहीं देखिए प्रदेश में जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो क्षमता है, उनकी क्षमता के अनुरूप उनको रोजगार मिल सकेगा और प्रदेश विकास की ओर गतिशील हो पाएगा और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री डॉक्टर बिल्कुल अंचल, इससे पहले आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोशिश की थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मध्य प्रदेश में उद्योग लाने के लिए, उसी को आगे मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक हम लगातार देख रहे हैं कि ऐसे कोशिश तो होती है लेकिन उद्योगों का आना अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया मध्य प्रदेश में। लेकिन उम्मीद है अब जब मोहन यादव मुंबई जाएंगे तो कुछ अच्छा ही लेकर आएंगे। बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा, ये इसको एक विडंबना कह सकते हैं कि लगातार प्रयास होते रहे हैं उद्योगपतियों को बुलाने के। आप देखिए 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी, तब भी यहाँ पर उद्योगपति आए थे, अंबानी समेत कई उद्योगपति आए थे और उद्योग लगाने की बात कही थी और प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर जमीनें भी आवंटित कर दी गई हैं और उनके साथ MOU भी साइन किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अमल पे नहीं आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव की रणनीति होनी चाहिए कि जो बड़े कारोबारी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके अलावा भी जो एक उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, बहुत नामी भी ना हो या बहुत बड़े भी ना हो, लेकिन वो छोटे छोटे उद्योग भी यहां पर लगाएं, क्योंकि बड़े उद्योगों के लिए तो लगातार प्रयास किए जा रहे थे। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे यही वजह हो सकती है कि कुछ ऐसे उद्योगपतियों को से मुलाकात करेंगे जो मध्य प्रदेश में आके तत्काल जितना जल्द हो सके। बिल्कुल उम्मीद करते हैं अच्छी इंडस्ट्रियां MP में आए जिससे युवाओं को रोजगार मिले और युवाओं को रोजगार के लिए MP से बाहर ना जाना पड़े। बहुत अंचल बने रहिए, अंचल हमारे साथ बने रहिएगा आप। अगली खबर पर भी आपसे हमें जानकारी लेनी है। आगे बढ़ते हैं, अब बात होगी जीरो टॉलरेंस की नीति की। जी हां, MP सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करेगी अब MP सरकार। एक्शन में आए हैं CM डॉक्टर मोहन यादव ने विधायकों को 2 टूक कह दिया है कि 5 सालों में विधानसभा में करने वाले विकास कार्यों का खाका पेश करें। साथ ही कहा है कि भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था पर विधायक पैनी नजर बनाए रखें। CM मोहन यादव ने संभागवार विधायकों के साथ बैठक कर विधायकों को साफ कर दिया ये बात। जीरो टॉलरेंस रहेगा भ्रष्टाचार पर और खास तौर से कानून व्यवस्था पर फोकस विधायकों का होना चाहिए। MP में एक्शन में है CM डॉक्टर मोहन यादव। संभागवार विधायकों के साथ बैठक उन्होंने की है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही है अब MP की सरकार, आगे भी करेगी। बीजेपी विधायकों को CM डॉक्टर मोहन यादव की 2 टूक है। 5 साल में विधानसभा में करने वाले विकास कार्यों का खाका पहले पेश किया जाए और कानून व्यवस्था पर खास फोकस होना चाहिए विधायकों का। भ्रष्टाचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। विधायकों को CM की 2 टूक है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करने वाली है। अंचल लगातार हमारे साथ बने हुए। अंचल, पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया है, PM मोदी भी साफ कर चुके हैं इसको लेकर कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करना है। अब मध्य प्रदेश की सरकार ने कदम भी बढ़ा दिए इसको।
देखिए सुमित, लगातार संभागवार बैठक ले रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंत्री और विधायक उसमें संभागवार उपस्थित थे और दो टूक में उनने जो बात कही है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करना है, भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखें, कानून व्यवस्था पर पैनी नजर रखें और 5 साल आपके जो काम होने हैं उसका पूरा खाका तैयार करें, पूरी उसकी मैपिंग करें कि क्या क्या काम आप करने वाले हैं। मतलब एक बड़ा टारगेट लेकर चल रही है मोहन सरकार, क्योंकि आने वाले 5 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में रही थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से सरकार चल रही है कि विधायकों को भी टास्क दिया जा रहा है कि आप अपना रोड मैप तैयार करें, आपको क्या क्या काम चाहिए। और आप देखिए कि बजट और बजट के पहले भी लगातार वो विधायकों से बात कर रहे थे कि आपके क्षेत्र में जो भी काम नहीं हुए हैं या जो भी काम आपको चाहिए उसकी आप हमें लिस्ट ला के दीजिए, हम वो काम आपको देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप वो काम करिए। तो विकास का एक पूरा जो सेटअप है वो माइंड सेट है पूरा कांग्रेस। ठीक है अंचल, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सीधी की, जहां पर जिन बच्चों को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए स्कूलों में वो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, टॉयलेट की सफाई कर रहे हैं। सीधी जिले के मझौली क्षेत्र के प्राथमिक पाठशाला का ये मामला है, जहां पर बच्चों से टॉयलेट साफ करवाया जा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। स्कूल में बच्चे पढ़ने की जगह टॉयलेट साफ करते हुए नजर आए। अब वीडियो वायरल होने के बाद वहीं जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। बात कल शाम को आई है और आज मैंने बीआरसीसी को वहां भेजा था, उसका प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कहा है और संबंधित शिक्षक जिसने छात्रों को इस तरह की कार्य करने के लिए उत्प्रेरित किया है उसके विरुद्ध हम शासनात्मक कार्रवाई हम तत्काल करने के लिए निश्चित। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, सहयोगी शरद गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधी से। शरद, अगर बच्चे टॉयलेट साफ करते रहेंगे स्कूल में तो पढ़ाई कब करेंगे? जिस तरह से बताएंगे सुमित जी कि जिस तरह से देखा जा रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है कि बच्चे तिलवारी स्कूल प्राथमिक पाठशाला में टॉयलेट साफ कर रहे हैं। जो अभिभावक हैं वो लगातार बच्चों को पढ़ाई करने के लिए वहाँ स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो लगातार उनसे सफाई करवाते हैं। प्राथमिक पाठशाला की ये स्कूलें जो है लगातार ऐसी कई स्कूलें हैं जहाँ टाट पट्टी बिछवाई जाती है, पर टॉयलेट साफ कराया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवालिया निशान प्रशासनिक अधिकारियों पर उठता है कि आखिर वो आए दिन जो स्कूल की जो व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उस पर ध्यान क्यों नहीं देते। कल का ये वीडियो पढ़ने के लिए आते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं, ना कि साफ सफाई करने के लिए, टॉयलेट साफ करने के लिए और काम करने के लिए। समझना होगा, जिम्मेदारों को समझना होगा ये बात। बहुत धन्यवाद आपका शरद, जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर भोपाल। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई की, अवैध तरीके से सस्ती शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। शराब की महंगी बोतलों में सस्ती शराब बेचते थे आरोपियों के साथ एक पुलिसकर्मी की मिलीभगत का आरोप है। अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। देखिए आप, महंगी बोतलों में सस्ती शराब बिक रही है भोपाल में। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई है, अवैध तरीके से सस्ती शराब बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई। शराब की महंगी बोतलों में सस्ती शराब बेचते थे आरोपियों के साथ एक पुलिसकर्मी भी शामिल था। इसमें पुलिसकर्मी की भी मिलीभगत का आरोप यहां पर लग रहा है। अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे, सूरज तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। सूरज, गंभीर विषय है क्योंकि शराब की महंगी बोतलों में सस्ती शराब मिल रही है और ना जाने वो कैसी हो। निश्चित तौर पर सुमित गंभीर विषय है, क्योंकि जिस तरह से जो महंगी बोतल होती थी उन महंगी बोतलों में सस्ती शराब बेची जाती थी, इसकी जब शिकायत की गई तो आबकारी विभाग एक्टिव हुआ है। इसकी शिकायत कौन किया सुमित, वो बता देता हूं। सबसे पहले जो लाइसेंस दुकान जिन दुकान वालों के पास लाइसेंस है वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि अलग अलग जगह पर जो महंगी ब्रांडेड बोतल होती है उसमें सस्ती शराब बेची जा रही है, क्योंकि उनकी दुकान की जो लाइसेंस वाले दुकान वाले होते थे उनके दुकान से महंगी शराब होती थी नहीं बिकती थी। लेकिन लगातार ऐसी उनको सूचना मिली। उसके बाद आबकारी विभाग को जब वो सूचना दी तो आबकारी विभाग एक्टिव हुआ और उन गिरोह को पकड़ा जो लगातार ये काम कर रहे थे। सुमित, जिस तरह से पूरा मामला है, 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है आबकारी विभाग। और हैरानी की बात यह है सूरज की इसमें एक पुलिसकर्मी की मिलीभगत भी सामने आ रही है, मतलब पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है।
निश्चित तौर पर आबकारी विभाग के जो अफसर हैं उनका कहना था कि एक पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल है, लेकिन वो पुलिसकर्मी कौन है ये अभी आबकारी विभाग के लोगों ने नहीं बताया। साथ में ये शराब कहाँ बनती है ये भी आबकारी विभाग के लोगों ने अभी नहीं बताया। उनका कहना है कि शराब कहाँ बनती थी, कैसे डिलीवरी होती थी, उसका पूरा पता लगाया जा रहा है। लेकिन ऊपरी हिस्से में जो लोग थे, जो शुरुआती जो लोग थे जो डिलीवरी करते थे, उन 4 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये लोग शराब कहां से लेते थे, कैसे पैकिंग होती थी, क्या काम किया जाता था, कई सारे सवाल हैं, धीरे धीरे जांच आगे बढ़ेगी। सब कुछ सवालों के जवाब हमारे सामने होंगे। सूरज, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। इंदौर से खबर है जहां पर बदमाश बेखौफ हैं, कानून व्यवस्थाओं का मजाक भी उड़ा रहे हैं। अब जूनी इंदौर थाने में एक युवक ने सिगरेट पीते हुए वीडियो बना दिया। थाने के अंदर बैठा था युवक, थाना प्रभारी के केबिन में सिगरेट पीते हुए वीडियो बनाया इस लड़के ने। देखिए इसकी दबंगई, कोई डर नहीं है कानून का, ना जाने किसकी शह पर ये वीडियो बनाया है। बदमाश वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर दिखाता है रौब। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और आरोपी मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है। इंदौर में बेखौफ हैं बदमाश, कानून व्यवस्थाओं का माहौल बुला रहे हैं। जूनी थाना के अंदर युवक ने सिगरेट पीते हुए वीडियो बनाया। एक युवक जो है थाने के अंदर प्रवेश करता है, उसके बाद सिगरेट पीते हुए आया था और थाना प्रभारी के कक्ष में आकर उसने वीडियो बनाया जो कि लाइव रहा और उसके बाद फिर वो वहाँ से चला गया। जब उसको पकड़ के लाया गया तो वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया। उसके घर वालों से भी इसकी पुष्टि हुई है, उसके माँ के द्वारा जो है दस्तावेज भी इसके पेश किए गए हैं और जो है उसको समझाइश देकर जो है उसको छोड़ा गया। बात हो जाए कटनी की। कटनी में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया है। शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं और 1 से 1.5 फीट पानी सड़कों पर बह रहा है। स्कूल की बस फंस गई, बच्चों को रेस्क्यू कर निकाला गया। ड्रेनेज सिस्टम जाम होने से सड़कों पर भर गया है पानी। देखिए लबालब हो चुकी हैं सड़कें, आने जाने में कितनी परेशानी हो रही है। बच्चों की स्कूल बस फंस गई थी, बच्चों का रेस्क्यू किया गया स्कूल बस से। 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कटनी शहर को जलमग्न कर दिया है। लोगों का इधर से उधर जाने का संपर्क टूट गया है। इस समय हम हैं कटनी के मिशन चौक पर और ये पुलिया आप देख सकते हैं कि पुलिया पर कमर के ऊपर तक पानी भर गया है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चों की बस तक यहाँ पे जो है वह फंस गई है, एक ऑटो फंस गया है। अभी रेस्क्यू करके बच्चों की बसों से बच्चों को निकाला गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हैं लोग जो हैं वह किस तरह से परेशान हैं। अभी यहाँ से आवागमन जो है वह बंद कर दिया गया है और लोग जो हैं वह काफ़ी परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही ये जो फ्लाईओवर ब्रिज आप ऊपर देख सकते हैं, ये फ्लाईओवर ब्रिज जो है वह पूरा जाम से पटा पड़ा है। लोगों को आने जाने की रास्ता तक नहीं है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कटनी शहर की क्या व्यवस्थाएं हैं और जो लोग हैं वह किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये जो स्कूल की बस है ये बताई जा रही है कि जैसे ही बस पहुंची वहाँ से बंद हो गई। भैया ये कौन सी स्कूल की बस थी, क्या घटना था? ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस है। हेलो, बता। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल की बस है। ये करीब 1.5 घंटा पहले यहाँ फंसी हुई है। इन बच्चों को क्या है पुलिस और क्या है पब्लिक के द्वारा बसों से बाहर निकाला गया है। तो क्या हमेशा इसी तरह की स्थिति यहाँ पे होती है? जी बिल्कुल। कोई नगर निगम या कोई अधिकारी नहीं, अभी माने काम चल रहा है इसका, ठीक है, अभी माने कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी काम चालू है इसका। आप देख सकते हैं कि स्कूल की बस है, रेस्क्यू करके लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा यहाँ से निकाला गया है और पुलिस जो है वह बैरिकेटिंग कर दी गई है। इसकी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है लगी हुई है और लगातार लोगों को डाइवर्ट करने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रही है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोग जो है कितना परेशान हो रहे हैं। यश खरे, विस्तार न्यूज, कटनी। और इसी के साथ ही आपका शहर आपका रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।